हम सब आज जो है डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले क्या है ना कि मैट्रिक्स हम लोग पढ़ लिए हैं, मैट्रिसेज पढ़ लिए हैं, ठीक। तो कुछ देखिए ये मैट्रिसेज जैसा ही है, जैसे कहने का मतलब है कि मैट्रिक्स क्या होते थे। मैट्रिक्स में देखिए एक आपको इस तरीके से मैट्रिक्स मिलता था और एक आपको इस तरीके से मैट्रिक्स मिलता था। अब देखिए एक जो मैट्रिसेज मिलते थे वो रेक्टेंगुलर मैट्रिसेज होते थे और एक जो मैट्रिसेज होते थे वो आपको स्क्वायर मैट्रिसेज होते थे, ठीक ना। तो कहने का मतलब क्या है ना कि देखो अगर मान लीजिए अगर कोई पूछेगा कि चलो डिटर्मिनेंट्स बताओ क्या है, तो डिटर्मिनेंट्स का मतलब हुआ कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स है ना उसी को हम लोग डिटर्मिनेंट्स बनाते हैं। जैसे मैट्रिक्स में क्या होता था ना, मैट्रिक्स में क्या पढ़े थे, मैट्रिक्स में आप प्लस पढ़े थे, माइनस पढ़े थे और मल्टीप्लाई पढ़े थे। यानी जब दो मैट्रिक्स को या तो ऐड कर सकते हैं या तो माइनस कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या तो दो मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लाई कर सकते थे, यही पढ़े हैं। लेकिन अब देखिए मैट्रिक्स में कोई वैल्यू नहीं होता था, मतलब किसी मैट्रिक्स का वैल्यू नहीं होता था। लेकिन यहां पर देखिए यहां पर क्या है ना कि डिटर्मिनेंट्स में क्या है ना कि डिटर्मिनेंट्स में एक अपना डिटर्मिनेंट का एक वैल्यू होता है, समझ गए। मतलब मैट्रिक्स में कोई किसी का वैल्यू नहीं है, अपना एक वैल्यू नहीं होता था। लेकिन हाँ इस बात को ध्यान देना है कि डिटर्मिनेंट्स किसको बनाते हैं। देखिए डिटर्मिनेंट्स स्क्वायर मैट्रिक्स को बनाते हैं। अगर मान लीजिए अगर डिटर्मिनेंट्स का अगर डिफिनीशन आपको देना है, जैसे मान लीजिए डिटर्मिनेंट्स है क्या, ठीक। तो डिटर्मिनेंट्स का मतलब होगा कि जिसमें रो और कॉलम इक्वल होंगे, रो एंड कॉलम आर आइडेंटिकल, रो एंड कॉलम आर आइडेंटिकल, ठीक। अब यहां पर देखिए जब रो और कॉलम आइडेंटिकल होंगे उनको हम डिटर्मिनेंट्स बोलेंगे। तो इसमें देखो रो 1 रो 2 रो 2 रोज हो गया, देखिए ये क्या हो गया 3 हो गया। तो यानी यहां पर देखिए m क्रॉस n है, मतलब m बाई n है, यानी इसका ऑर्डर क्या है इस मैट्रिक्स का m बाई n है। लेकिन इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखिए, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है 2 बाई 2 है। तो यहां पर देख रहे हैं कि यहां पर m और n जो होगा, यहां पर m और n सेम है। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि डिटर्मिनेंट्स का मतलब हुआ कि जिसमें रो और कॉलम आइडेंटिकल होंगे उसी को हम लोग डिटर्मिनेंट्स बोलेंगे। यानी सिंपल लैंग्वेज में जो स्क्वायर मैट्रिक्स हम लोग पढ़े थे, स्क्वायर मैट्रिक्स होता था उसी को हम लोग डिटर्मिनेंट्स बनाते हैं, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट होता है। तो मैट्रिक्स में देखिए हम लोग ऐसे इस तरीके से लिखते थे। डिटर्मिनेंट्स में क्या है ना, हाँ देखिए, और जो मैट्रिक्स हम लोग रिप्रेजेंट करते थे वो कैपिटल अक्षर में इंडिकेट करते थे। अब यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स को हम लोग डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे देखिए इसी को, अब देखिए यहाँ पर 2 3 4 6 है। अब देखो यहाँ पर ये इस मैट्रिक्स को देखो और इस डिटर्मिनेंट्स को देखो, ये यही हम मैट्रिक्स को हम डिटर्मिनेंट्स बना दिए। तो कैसे डिफरेंस दिख रहा है, देखो ये आपको ब्रैकेट में दिख रहा है और ये देखिए कुछ मॉड जैसे दिख रहा है, समझ गया ना। तो यानी इसका मतलब हुआ कि देखिए अब ये क्या हो जाएगा, ये डिटर्मिनेंट्स हो जाएगा, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा, समझ गया ना। यानी डिटर्मिनेंट का मतलब हुआ कि जिसमें रो और कॉलम आइडेंटिकल होंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट्स बोलेंगे। मैट्रिक्स में हम लोग ऑर्डर को लिखते थे, यानी मैट्रिक्स में ऑर्डर या तो एम, जैसे कोई एक मैट्रिक्स है मान लीजिए इस ये आपका इस तरीके से मैट्रिक्स है। अब यहां पर देखिए m बाई n लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां पर देखिए यहां पर रो और कॉलम जो है, रो और कॉलम सेम हो जा रहा है, यानी m भी n के इक्वल हो जा रहा है। तो कहने का मतलब है ना कि मैट्रिक्स में हम लोग ऑर्डर को रिप्रेजेंट करते थे। डिटर्मिनेंट्स में आप ऑर्डर नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, समझ गया ना। यानी अगर डिटर्मिनेंट्स का जो ऑर्डर होता है वो m ऑर्डर होगा या तो n ऑर्डर होगा, समझ गया ना। यहाँ पर हम लोग ऑर्डर लिखते थे, जहां पर डिफरेंस होते थे वहां लिखते थे, रेक्टेंगुलर में लिखते थे, आप स्क्वायर में भी मैट्रिक्स में लिखते थे। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर कोई ऑर्डर नहीं देना है, यानी डिटर्मिनेंट्स में आप ऑर्डर नहीं लिखते हैं। ऑर्डर का मतलब हुआ कि जब रो और कॉलम आइडेंटिकल है ये है तो ऑर्डर लिखने की क्या जरूरत है। अब जैसे देखिए, आप देखिए पहले हम बताए थे कि जो मैट्रिक्स है या डिटर्मिनेंट्स है ये कहीं ना कहीं आपको लीनियर इक्वेशन जो दिए रहेंगे, जब दो या उससे ज्यादा वेरिएबल रहेंगे वहां पर इसको सॉल्व करने के लिए पढ़ना है। यानी डिटर्मिनेंट्स क्यों पढ़ रहे हैं, पहले तो आपको डिटर्मिनेंट्स का डिफिनीशन समझ में आया। देखो डिटर्मिनेंट्स का मतलब हुआ कि जिसमें रो और कॉलम आइडेंटिकल होंगे उसे हम लोग डिटर्मिनेंट्स बोलेंगे, यानी स्क्वायर मैट्रिसेज को हम लोग डिटर्मिनेंट बना सकते हैं। यानी डिटर्मिनेंट्स का एक अपना वैल्यू होता है। अब वैल्यू हम लोग सीखेंगे कैसे डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकालते हैं, समझ गया ना।
रेक्टेंगुलर मैट्रिसेज भी होता था, रेक्टेंगुलर को आप डिटर्मिनेंट नहीं बना सकते क्योंकि वहां पर एम और एन डिफरेंट है, मतलब एम और एन बोथ आर नॉट इक्वल। लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता था, एम और एन इक्वल होता था, यानी जब डिटर्मिनेंट में है रो और कॉलम आइडेंटिकल हो जाते हैं। आइडेंटिकल का मतलब हुआ कि एम और एन इक्वल है, समझ गया ना। अब यहां पर देखिए, अब इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं भाई, डिटर्मिनेंट्स क्यों पढ़ रहे हैं और डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे। मैट्रिक्स में हम वैल्यू नहीं निकालते थे, समझ गए। मैट्रिक्स में मतलब वैल्यू नहीं निकालते थे, उसका कोई अपना वैल्यू नहीं होता था। उसमें हम लोग दो मैट्रिक्स को जोड़ते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे, मल्टीप्लाई करते थे, मतलब अकॉर्डिंग टू मतलब कैसे हम किस तरीके से जोड़ रहे हैं, किस ऑर्डर में है, समझ गए। ऑर्डर को देखकर हम लोग जोड़ते थे, घटाते थे, समझ गए। मल्टीप्लाई भी मतलब कुछ उसके लिए कंडीशन होते थे, समझ गए। कॉलम और रो को देखकर मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पर आपको कहने का मतलब है कि डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू सीखना है। और डिटर्मिनेंट्स क्यों पढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स कहीं ना कहीं डिटर्मिनेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पढ़ना है। जैसे मान लीजिए मेरे पास, अब जैसे देखिए ये लीनियर इक्वेशन है, a1x b1y प्लस c1z1 इजकल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इजकल टू d2। अब यहाँ पर देखिए a3x प्लस b3y प्लस c3z इजकल टू d3। अब देखिए आपके पास ये जो दिया है, ये लीनियर इक्वेशन दिया है। अब यहाँ पर देखिए दो से ज्यादा वेरिएबल हो गया। क्लास 10th में लीनियर इक्वेशन पढ़े थे, दो वेरिएबल होते थे, उन्हीं का सॉल्यूशन पढ़े थे निकालना। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते थे, दो वेरिएबल में एलिमिनेशन मेथड लगाते थे, सब्स्टिट्यूशन लगाते थे, क्रॉस लगाते थे, ग्राफिकली लगाते थे। लेकिन जब दो से ज्यादा वेरिएबल हो जाएंगे वहां पर आप डिटर्मिनेंट्स के तरीके से आप सॉल्व करेंगे, यानी कहीं ना कहीं इसको मैट्रिक्स से लिखेंगे, वो मैट्रिक्स में लिखेंगे और उस मैट्रिक्स का मतलब एक डिटर्मिनेंट्स बनाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे। जैसे कहने का मतलब क्या है कि डिटर्मिनेंट्स पढ़ क्यों रहे हैं, देखिए डिटर्मिनेंट्स फिर बता रहे हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को के लिए बना है। और कुछ आप ऐसे भी पढ़े साइंस वगैरह में, देखिए अगर दो वेक्टर दे दिए होते थे, जैसे आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, आप फिजिक्स में पढ़े हैं, ऐसे मैथ्स में तो पढ़ाना है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। अब देखिए इसमें हम लोग पढ़े थे 11th में फिजिक्स में, समझ गया ना, कि जब दो वेक्टर दिए तो उनका कैसे क्रॉस प्रोडक्ट निकालते थे। डॉट प्रोडक्ट के लिए तो आप कर लेते थे, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आप क्या करते थे, देखिए क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आप इसको डिटर्मिनेंट्स में लिखते थे, पहले आई जे के, ऐसे आई कैप जे कैप के कैप यूनिट वेक्टर, फिर इसमें कोएफिशिएंट लिखते थे 1 -1 2, फिर इसमें देखिए 2 3, फिर इसके बाद -4। अब इसको आप एक्सपेंशन कर देते थे तो वहां पर a क्रॉस b आता था। कहने का मतलब क्या है ना, डिटर्मिनेंट्स हम ये बता रहे हैं कि डिटर्मिनेंट्स क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट के लिए कोई जरूरी नहीं कि डिटर्मिनेंट्स ही कर सकते हैं, आप ऐसे भी इंटू कर सकते हैं, जैसे आपको इंटू करने आता है, समझ गया ना, 1 by 1 करके, ईच टर्म से मल्टीप्लाई करके, ईच वेक्टर से मल्टीप्लाई करके, वैसे भी कर सकते थे, लेकिन वहां गलत होने का चांस होता है, इसीलिए हम लोग डिटर्मिनेंट्स के तरीके से हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करते थे। लेकिन इस अब देखिए इसका कहीं ना कहीं और दूसरे तरीके से हम इसको कर सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, लेकिन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जब दो से ज्यादा वेरिएबल हो जाएंगे, समझ गए, 3 वेरिएबल हो, 4 वेरिएबल हो, हम कहीं ना कहीं आपको किस तरीके से कर सकते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को डिटर्मिनेंट के तरीके से कर सकते हैं, समझ गए। तो कहने का मतलब है कि मैट्रिक्स क्यों पढ़े थे, देखिए मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिला है, क्योंकि यहां पर देखिए हम क्या बता रहे थे कि जो डिटर्मिनेंट्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, उसी को हम डिटर्मिनेंट्स बनाते हैं, समझ गए। अब इसको हम मैट्रिक्स के तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन निकालेंगे डिटर्मिनेंट्स। आगे पढ़ेंगे कि कैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया जब दो या उससे ज्यादा वेरिएबल होते हैं तो उनको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ये पढ़ना है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का आपको टॉपिक है, समझ गए, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में आपका मेन ये चीज होता है, मैट्रिक्स मेथड बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे। जैसे देखिए इसको कैसे हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे मैट्रिक्स में, तो देखिए यहाँ पर a1, फिर देखिए b1, फिर देखिए c1, देखिए a2, कोएफिशिएंट ले रहे हैं b2, फिर c2, फिर देखिए a3, फिर ये b3, फिर ये c3। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो हो जाएगा x y z इक्वल टू, देखिए ये हो जाएगा d1 d2 d3। अब आप इसको चेक करिए, मल्टीप्लाई आपको आता है, देखिए a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू, जानते थे ना कि दो मैट्रिक्स अगर इक्वल होते थे, जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते थे तो उनका ऑर्डर किस ऑर्डर में होता था, सेम ऑर्डर में होता था, समझ गए। तो इसका ऑर्डर देखिए, इसका ऑर्डर 3/3 है। अब देखिए आप एक चीज देखिए कि जो हम लोग ये वेरिएबल वगैरह निकाल रहे हैं, अब कहीं ना कहीं ये मैट्रिक्स देख रहे हैं, ये इसी मैट्रिक्स पर पूरा डिपेंड करता है, समझ गए ना, ये आपके स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए। अब आप जैसे मान लीजिए
अब जितने आपको वेरिएबल होते थे उतने इक्वेशन होते थे। अब आप मान लीजिए आप ऐसे लिख देते हैं, आप दो इक्वेशन लिख देते हैं और चलिए आप निकाल लें। देखिए मान लीजिए हम दो ये इक्वेशन ले लेते हैं, पेयर में ले लेते हैं, लेकिन वेरिएबल 3 ले लेते हैं, तो पॉसिबल नहीं होगा, समझ गया ना। यानी आप इतना तो पढ़े नीचे क्लास में, क्लास 10th में पढ़े थे कि जितने वेरिएबल होते थे उतने आपको इक्वेशन होते थे, समझ गया ना। अब देखिए अगर आप दो ले लेंगे तो इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बनाइए नहीं सकते हैं, क्योंकि आप इसको बनाएंगे तो कैसा बनेगा, देखिए ये होगा ही नहीं, A1 B1 C1 A2 B2 C2 और यहां पर लिख दीजिए XYZ और यहां लिख दीजिए D1 D2 D3। आप देख रहे हैं ना ये गलत हो जा रहा है, समझ गए। यहां पर देख रहे हैं कि नहीं गलत हो जा रहा है। कहने का मतलब है कि ये बनेगा नहीं, क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो रहा है। क्या हो रहा है, स्क्वायर मैट्रिक्स। यहां पर देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स हो रहा है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई पॉसिबल है नहीं, आप करके देखेंगे तो ये बनेगा नहीं। इससे ये पता चल रहा है, आप पहले भी जानते हैं कि जितने वेरिएबल होते थे उतने इक्वेशन होते थे, तभी सॉल्यूशन उसका निकलता था, समझ गए। तो अब इसको देखिए, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कैसे निकालेंगे। तो देखिए ये 3/3 है, ये किस ऑर्डर में, 1 2 3 3/1 है, और ये देखिए 1 कितना है, 3/1 है। तो देखिए प्रोडक्ट आप जानते थे ये सेम होता था, तो 3/1 ये 3/1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये कोई एक मैट्रिक्स ये रहेगा, ए मैट्रिक्स है, ये एक्स मैट्रिक्स है, और ये इसको बी मैट्रिक्स मान लेते हैं। अब देखिए इसका हम लोग इनवर्स आगे पढ़ेंगे, इनवर्स कैसे निकालेंगे, क्योंकि आपको जब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा तो उसका हम इनवर्स कैसे निकालेंगे, समझ गए ना। तो इनवर्स निकालने के लिए कुछ कंडीशन होगा, वो बताएंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर लिख दें आगे, ऐसे खैर तो पढ़ना ही है, ए इनवर्स बी यानी x = a इनवर्स b। तो यहां पर इसका हम इनवर्स निकालेंगे। अभी हर स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स नहीं होता है, क्योंकि इनवर्स के लिए भी कुछ प्रॉपर्टी होने चाहिए। इनवर्स के लिए भी ध्यान देना है कि इनवर्स किसका हम लोग निकालते हैं। इनवर्स उसी मैट्रिक्स का निकालते हैं जो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर दो मैट्रिक्स होते थे, वो दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स के होते थे। आगे पढ़ेंगे सिंगुलर नॉन सिंगुलर। बस हम इतना आपको इसमें बता रहे हैं कि डिटर्मिनेंट्स क्यों पढ़ रहे हैं, डिटर्मिनेंट्स का डेफिनेशन क्या देंगे, डिटर्मिनेंट्स की जरूरत क्या है। तो डिटर्मिनेंट्स कहीं ना कहीं देखिए, आप दो वेक्टर है उसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो आप कर सकते हैं। अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है तो उसको भी आप सब सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से लिखकर, यानी इसका कुछ ना इनवर्स निकाल कर फिर उसको करके हम आगे पढ़ेंगे निकालना है, समझ गए ना। अभी बस इसमें हम लोग लिखना सीख रहे हैं कि डिटर्मिनेंट्स की क्या जरूरत है। हाँ, डिटर्मिनेंट्स जैसे आप मान लीजिए आपके पास ये है, जैसे मान लीजिए कोई ट्रायंगल रहेगा, सपोज देखिए ABC। अब यहाँ पर जैसे देखिए x1 है, y1 है, ये x2 है, ये y2 है, और ये x3 है, और ये y3 है। जानते हैं कि नॉन कोलिनियर पॉइंट दिया है। अब 3 पॉइंट भी दिया है ना, जैसे मान लीजिए 3 पॉइंट दिया है, समझ गए, 3 पॉइंट दिया है, नॉन कोलिनियर कोलिनियर चेक करना है, तो कहीं ना कहीं आप ट्रायंगल का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं इसे, मतलब डिटर्मिनेंट्स के तरीके से। इसको अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि अगर 3 पॉइंट दिया है, 3 वर्टेक्स दिया है, ट्रायंगल का 3 वर्टिसेस दिया है, तो उसका एरिया ट्रायंगल कैसे फॉर्मूला बनाएंगे, क्योंकि हम पढ़े हैं ऑलरेडी, जानते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े थे कि अगर 3 पॉइंट दिया है, ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो आप कहीं ना कहीं डिटर्मिनेंट्स के तरीके से निकाल लेंगे। तो कहीं ना कहीं डिटर्मिनेंट्स का हम जरूरत बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं देखिए मेन जरूरत क्या है, वहां तो आप दूसरे तरीके से भी इसको निकाल लेंगे, इसको भी दूसरे तरीके से निकाल लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जब 2 से ज्यादा वेरिएबल हो जाते हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं मैट्रिक्स तरीके से लिखेंगे, कहीं ना कहीं आपको डिटर्मिनेंट्स की जरूरत पड़ेगा, यानी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए। अब क्या करना है, अब देखिए डिटर्मिनेंट्स को कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये देख लेते हैं। चलिए देखिए, ये मान लीजिए कोई आपको डिटर्मिनेंट दिया है, जैसे देखिए ये आपका डिटर्मिनेंट दिया है, मतलब एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, हम उसको डिटर्मिनेंट से बना दिए, समझ गया ना। अब इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या कर देना, इसका इंटू, इसका इंटू, तो देखिए क्या हो जाएगा, 4 - 12 -8, ये आपका डिटर्मिनेंट वैल्यू हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू कैसे निकालते हैं, एक्सपेंशन करके निकालते हैं। यहां भी हम एक्सपेंशन ही किए हैं, लेकिन यहां नहीं फील हो रहा है, आपको फील कराते हैं। देखिए एक्सपेंशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई एक डिटर्मिनेंट्स है ये, अब इसका हमको वैल्यू निकालना है, समझ गया ना। यहाँ पर देखिए 2/2 का था मैट्रिक्स था, उसका डिटर्मिनेंट्स बना है, यहाँ पर 3/3 का है, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे, समझ गया ना। अभी कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर आप ये तो जानते हैं R1 R2 और ये R3, ये देखिए रो फर्स्ट, रो सेकेंड, रो थर्ड, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकेंड, कॉलम थर्ड, समझ गए, ये इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए डिटर्मिनेंट्स में क्या होता है ना कि आप किसी के लॉन्ग एक्सपेंशन कर दीजिए, किसी के लॉन्ग एक्सपेंशन कर देंगे तो डिटर्मिनेंट्स वैल्यू आ जाएगी। मान लीजिए हम R1 का एक्सपेंशन करते हैं, तो R1 के एक्सपेंशन का मतलब क्या है, एलॉन्ग R1 का, एलॉन्ग जो है R1 के
एक्सपेंशन करते हैं। तो along R1 का एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए हमको इसका वैल्यू निकालना है, डेल्टा का वैल्यू निकालना है। डेल्टा देखिए, डेल्टा जो है डिटर्मिनेंट्स का रिप्रेजेंटेशन है। तो R1 का मतलब है कि इसका, अब आगे देखिए पढ़ेंगे ना कोफैक्टर, माइनर, ये सब पढ़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए इसका हमको क्या लिखना होता है, इसका हमको कोफैक्टर लिखना होता है। यानी कोफैक्टर का मतलब है कि देखिए कोफैक्टर और माइनर डिटर्मिनेंट, कहने का मतलब है ना कि जैसे इस एलिमेंट का एक अपना माइनर डिटर्मिनेंट होगा। माइनर डिटर्मिनेंट का मतलब है कि जितने देखिए कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो सबका एक अपना अपना एक माइनर डिटर्मिनेंट होगा। माइनर डिटर्मिनेंट का मतलब क्या कि जैसे कोई सेट होते थे, पढ़े थे, सेट वगैरह भी पढ़े हैं, तो सेट से सबसेट बनाते थे, समझ गए ना। तो कहीं ना कहीं ऐसे ही कुछ, मतलब माइनर का मतलब है एक बड़ा डिटर्मिनेंट है और एक उसके सामने एक छोटा डिटर्मिनेंट हो जाएगा। जैसे इसका अगर हमको माइनर लिखना है, माइनर डिटर्मिनेंट लिखना है, तो देखिए माइनर डिटर्मिनेंट का मतलब 1 2 2 3, 1 2 2 3। अब ये कैसे लिख रहे हैं, देखिए इसको छोड़ दे रहे हैं, इस वाले को छोड़ दिए, इसको छोड़ दिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिए जिसमें वो पढ़ रहा है, जो एलिमेंट का लिख रहे हैं माइनर। तो देखिए इसका माइनर डिटर्मिनेंट है, ये माइनर 1 2 2 3 माइनर डिटर्मिनेंट है। अब देखिए 2 का अगर लिखना है, 2 का लिखना है, तो देखिए 2 वाले को छोड़ दीजिए, फिर इसको छोड़ दीजिए, तो देखिए 0 4 और ये क्या हो जाएगा आपका 2 और 3 हो जाएगा। तो कहेंगे सर यहाँ पर साइन वगैरह नहीं लगाए, देखिए यहाँ पर देखिए साइन कब लगाए, ये देखिए इसका ये माइनर डिटर्मिनेंट है, ये इसका भी माइनर डिटर्मिनेंट है। लेकिन अब देखिए एक माइनर होता है और एक कोफैक्टर होता है, माइनर होता है और कोफैक्टर होता है। तो माइनर भी एक डिटर्मिनेंट होता है और कोफैक्टर भी डिटर्मिनेंट है, दोनों में बस इतना डिफरेंस होता है ना, प्लस माइनस का डिफरेंस होता है, समझ गए ना। प्लस माइनस का मतलब क्या है कि जैसे देखिए यहाँ पर इसका अगर लिखेंगे तो ये प्लस होता है, इसका लिखेंगे तो माइनस होता है, इसका लिखेंगे तो प्लस होता है। कोफैक्टर का बात कर रहे हैं, समझ गया ना। 11 का माइनस में होता है, 12 का प्लस में, सॉरी 11 का प्लस में होता है, 12 का माइनस में होता है। ये कैसे समझ में आ रहा है, देखिए आपको ये भी बता दें, 11 12 13 21 22 23, आगे पढ़ेंगे अभी 31 32 और 33। अब देखिए 1 2, तो इवन आ रहा है तो प्लस लिखेंगे, ऑड आ रहा है तो माइनस लिख देंगे। तो वही देखिए इसको प्लस करने पर इवन आ रहा है तो इसके हिसाब से लिखे, देखिए 2 1 है तो ऑड आ रहा है तो माइनस लिख दीजिए, इसका प्लस लिख दीजिए, इसका क्या लिख देंगे, माइनस लिख देंगे, इसका प्लस लिख देंगे, इसका माइनस लिख देंगे, इसका प्लस लिख देंगे एक्सपेंशन करने के लिए। ये अब देखिए इसका क्या था, प्लस में था तो इसका माइनर डिटर्मिनेंट हो गया, इसका ये माइनर डिटर्मिनेंट है। तो एक्सपेंशन का मतलब क्या हुआ कि जो एलिमेंट होगा उसका हम माइनर डिटर्मिनेंट लिखते हैं और सारे का प्रोडक्ट करके सम कर देते हैं। जैसे कोफैक्टर देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर क्या लगा दिए, माइनस लगा दिए, तब माइनस लगा दिए तो इसका मतलब है कि ये इसका कोफैक्टर हो गया है, यानी माइनस लगा, इसके आगे माइनस लग गया तो इसका मतलब ये कोफैक्टर है। और सिर्फ इतना को देख रहे हैं इसका, तो ये माइनर डिटर्मिनेंट है। तो यानी डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, जो एलिमेंट होगा उसका कोफैक्टर का इंटू करके सम कर देते तो डिटर्मिनेंट वैल्यू होता है। सिंपल, देखिए कुछ नहीं करना है, 1 का आप लिख लीजिए ये माइनर डिटर्मिनेंट, फिर 2 का देखिए लिख लीजिए माइनर डिटर्मिनेंट, 3 का इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए तो 0 4। अब देखिए प्लस लिखे, प्लस इस लिखे कि प्लस है, 0 का देखिए सॉरी ये 3 का देखिए, 3 का क्या होगा, 3 वाले को छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए तो 0 4 और 1 2। तो ये इस तरीके से हम एक्सपेंशन करते हैं। अब यहाँ पर देखिए डिटर्मिनेंट का मतलब क्या हुआ कि डिटर्मिनेंट आप R1 का एक्सपेंशन करिए, चाहे R2 का, चाहे R3 का, चाहे C1 C2 C3 का, वो हर कंडीशन में डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम आएगा, समझ गया ना। वहां कोई आपको ये नहीं बोलेगा कि इसके हिसाब से आपको एक्सपेंशन करना है, समझ गए। यानी जो एलिमेंट आप लिखेंगे, अब इसका मान लीजिए एक्सपेंशन करना होता है तो इसका आपको क्या लिखना होता है, कोफैक्टर लिखना होता है। इसका एक्सपेंशन मतलब इसके लॉन्ग कर रहते तो इसका लिखते कोफैक्टर, फिर इसका कोफैक्टर, फिर इसका, और प्रोडक्ट करके सम कर देते तो आ जाता डिटर्मिनेंट के वैल्यू, समझ गए। ये इस तरीके से, तो ये आगे पढ़ेंगे, बस इतना समझिए कि कैसे लिख रहे हैं। फिर से एक बार रिकॉल कर दे, देखिए इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, 1 2 2 3 इसका लिख दीजिए, फिर 2 को इसको छोड़ दीजिए, इस वाले को छोड़ दीजिए, 0 4 2 3 लिख दीजिए, और फिर 3 के इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, 0 4 1 2। इस तरीके से आप पढ़े भी हैं, आप फिजिक्स में जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करते थे तो वहां एक्सपेंशन ही करते थे। 1 आप देखिए कितना हो जाएगा, 3 - 4, ये -2, ये कितना हो जाएगा -8, यानी इसका इंटू, इसका इंटू करके माइनस, ये वाले को लेफ्ट वाले को इधर लिख दिए, 2 2 जा 4 माइनस कर देंगे, आपको लेफ्ट वाले इंटू करके माइनस करके राइट वाले लिखना है, समझ गए। दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट, समझ गए। तो ये हो गया 0 × 3 3 0 हो जाएगा, 4 × 2 -8। अब यहाँ पर देखिए 3, ये हो जाएगा 0 और ये -4 हो जाएगा, यानी ये क्या आ रहा है, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ रहा है -1, ये हो जाएगा +16
अब ये हो जाएगा -12। अब ये देखिए 15 - 12 ये इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो ये आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू कैसे निकालेंगे? एक्सपेंशन करके निकालेंगे। तो ये आपको डिसाइड करना है किसको करना है, किसका एक्सपेंशन करना है, क्योंकि डिटर्मिनेंट का वैल्यू हर तरीके से करेंगे तो कहीं ना कहीं वो सेम होगा। अब यहाँ पर भी देखिए, जैसे ये देखिए ये कैसे किए हैं, यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही किए हैं। देखिए ये तो आप मैट्रिक्स में पढ़े हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कलम, फर्स्ट रो सेकंड कलम, सेकंड रो फर्स्ट कलम, सेकंड रो सेकंड कलम। इसका देखिए इसका प्रोडक्ट कर देते थे A11 फिर A23 माइनस A21 फिर A12। ये आपका डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। तो हम इस तरीके से डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, समझ गया ना। देख लेते हैं डिटर्मिनेंट्स का कुछ एग्जांपल लेकर कैसे हम डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकालेंगे बच्चे, समझ गया ना। चलिए देखिए, अब देखिए यहाँ पर देखिए डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकालने के लिए आपको किसी के अलोंग आपको एक्सपेंशन कर देना है, समझ गया ना। यानी देखिए ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। जैसे मान लीजिए कोई आपको इस तरीके से डिटर्मिनेंट दिया है, जैसे देखिए कोई फॉर्मेट लिख लेते हैं, ये तो एक पार्टिकुलर हो गया, कोई ऐसा ले लेते हैं जो सभी के लिए हो, जनरल ले लेते हैं। ये अब देखिए यहाँ पर ये आपका एक जनरल डिटर्मिनेंट्स है। ये मैट्रिक्स में इस तरीके से देखे था, अगर ऐसे लगा देंगे तो मैट्रिक्स हो जाएगा। तो एक्सपेंशन का मतलब है, देखिए इसको एक्सपेंशन का मतलब हम किसको एक्सपेंशन करना चाहते हैं, आप पर डिपेंड करता है कि किसको एक्सपेंशन करेंगे। R1 को करेंगे, R2 को करेंगे, R3 को करेंगे। डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं कैसे, देखिए डिटर्मिनेंट्स का मतलब है ना कि हम इसका क्या लिखते हैं, इसका हम लिखते हैं वो माइनर और कोफैक्टर लिखते हैं। माइनर और कोफैक्टर क्या होता है, देखिए इस एलिमेंट का अगर पूछे कि चलिए आप A11 का माइनर बताइए, माइनर डिटर्मिनेंट बताइए, वो भी एक अपने आप में डिटर्मिनेंट होगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट क्या होता है, रो और कॉलम आइडेंटिकल होगा। तो अगर इसको छोड़ दे और इसको छोड़ दे तो आप देखिए वहां पर जो डिटर्मिनेंट को फुलफिल कर रहा है ना, क्योंकि ये क्या होगा A22, A32, ये हो जाएगा A23 और ये हो जाएगा A33। तो ये आपका माइनर डिटर्मिनेंट हो जाएगा, मतलब इसका माइनर डिटर्मिनेंट होगा इस एलिमेंट का, मतलब इसका सबका एक अपना अपना वो माइनर डिटर्मिनेंट होता है। यानी जितने एलिमेंट होंगे, देखिए इसमें 9 एलिमेंट है, तो ये यानी इसमें माइनर डिटर्मिनेंट जो होगा ना, माइनर डिटर्मिनेंट होगा वो 9 होगा। और कोफैक्टर भी होगा ना, जो कोफैक्टर होगा वो भी कोफैक्टर भी एक डिटर्मिनेंट ही होगा, इसमें भी 9 होगा। यानी जितने एलिमेंट होते हैं उतने माइनर होते हैं, उतने कोफैक्टर होते हैं। कहेंगे सर माइनर और कोफैक्टर का क्यों बात कर रहे हैं, देखिए जब आप एक्सपेंशन करेंगे डिटर्मिनेंट को, समझ गए, तो कहीं ना कहीं जब डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन करते हैं तो कहीं ना कहीं आप क्या करते हैं कि जो एलिमेंट रहता है उसका कोफैक्टर लिखकर मल्टीप्लाई करके सम कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पर समझा रहे हैं, जैसे देखिए अब यहाँ हम R1 के एक्सपेंशन कर रहे हैं, यानी हम इसका क्या लिखेंगे, A11 लिखे, फिर इसका क्या लिखेंगे, देखिए इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। एक्सपेंशन कर रहे हैं, एक्सपेंशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो डिटर्मिनेंट होगा उसको हम एक्सपेंशन करके ही डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे। यानी इसका लिखिए, देखिए ये हो जाएगा ये। अब देखिए इसका ये क्या लिखे, माइनर लिखे, माइनर डिटर्मिनेंट लिखे। अब इसका लिखिए, देखिए अब यहाँ माइनस क्यों लगा रहे हैं, माइनस इसलिए लगा रहे हैं ना क्योंकि माइनर और कोफैक्टर में अभी हम आपको डिफरेंस बता दे रहे हैं कि ये डिफरेंस क्या होता है, वही माइनस प्लस का डिफरेंस होता है। देखिए 1 और 2 है तो ऑड आ रहा है तो माइनस लगा दीजिए, बस इतना अभी समझिए। जैसे देखिए इसका अगर लिखना होगा कोफैक्टर, तो इसका कोफैक्टर क्या लिखेंगे, इसको छोड़ दीजिए और इसको छोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा ये A21, A31, ये हो जाएगा A23 और A33 ये। फिर इसी तरीके से देखिए ये प्लस में होगा 1 और 3 प्लस में, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिए फिर इसको छोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा A21, यहां लिख लीजिएगा जिसका हम लिख रहे हैं A13, ये तो भूलिएगा मत ये, तो इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, A21, A31, A22 और A32। तो इस तरीके से हम एक्सपेंशन करते हैं, यानी डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करते हैं, इस तरीके से एक्सपेंशन करते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या किया गया है, यहाँ पर देखिए ये जो एलिमेंट है इसका ये क्या है, ये माइनर डिटर्मिनेंट है, इसका क्या है, ये भी माइनर डिटर्मिनेंट है, इसका क्या है, ये भी माइनर डिटर्मिनेंट है। अब देखिए अब ये कोफैक्टर भी इसका है, अब देखिए इसका ये कोफैक्टर भी है। अब देखिए अगर ये माइनस के साथ लगा रहे हैं तो माइनस के साथ इसको लगा रहे हैं तो ये कोफैक्टर कहलाएगा। अगर माइनस को ना देखें तो ये सिर्फ माइनर डिटर्मिनेंट होगा, और ये इसके साथ देखिए यहाँ पर माइनर और कोफैक्टर सेम होगा। यानी माइनर और कोफैक्टर में देखिए डिफरेंस क्या होता है, यानी जब आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, जब आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं तो यानी जो एलिमेंट लिखेंगे
उसका आप को फैक्टर लिख लीजिए, जो एलिमेंट लिखेंगे उसका को फैक्टर लिख लीजिए, जो एलिमेंट लिखेंगे उसका को फैक्टर लिखकर यानी इसका प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट करके सम कर देंगे, वो आपका डिटरमिनेंट का वैल्यू होता है। यानी डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए जो एलिमेंट होगा उसका को फैक्टर का इंटू करके सम कर लीजिए। जैसे इसको अगर हमको वैल्यू निकालना होता है तो आप कैसे निकालते हैं, देखिए 1, अब लिख लीजिए इसका 1 2 2 3, ये बात समझ में आ जाएगा। अभी हम आपको माइनर को फैक्टर डिफरेंस बता दे रहे हैं। ये देखिए -2, ये हो जाएगा 0 -1 2 3, इसका क्या हो जाएगा देखिए, इसका हो जाएगा +3, लिखिए 0 -1 1 2। अब ये कर दीजिए, देखिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू देखिए 1, ये हो जाएगा 3 - 4, यानी इसका इंटू करते हैं और इसको इंटू करके माइनस कर देते हैं। यहाँ देखिए इसका इंटू, आप ऑलरेडी साइंस में पढ़े हैं, 0 × 3 तो 0 और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि इसका इंटू करेंगे तो माइनस करते हैं, और ऑलरेडी 2 × -1 और माइनस पहले से था तो +2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3, ये 0 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, क्योंकि 1 × -1 और पहले से माइनस है और माइनस फॉर्मूला के हिसाब से आप समझिए, इसका इंटू करके माइनस। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका डिटरमिनेंट होगा। तो क्या बता रहे हैं, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखे हैं, यहाँ पर भी यही चीज बता रहे हैं जैसे हम यहाँ पर दिए हैं। यानी जब आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालना है तो आपको क्या करना है कि उसका आपको फैक्टर लिखना है। जो एलिमेंट लिखेंगे उसका को फैक्टर कैसे लिखते हैं, देखिए को फैक्टर का मतलब इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, ये को फैक्टर हो जाएगा। तो कहेंगे सर माइनर डिटरमिनेंट भी होगा, तो देखिए माइनर डिटरमिनेंट ही को फैक्टर होता है, लेकिन उसके साथ कुछ स्पेसिफिक कंडीशन होता है, वो कंडीशन बता देते हैं। जैसे मान लीजिए आपको क्या करना है ना, कि जैसे मान लीजिए आपको कोई डिटरमिनेंट दिया है, अब को फैक्टर लिखना है, तो देखिए को फैक्टर ये है, को फैक्टर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, को फैक्टर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये को फैक्टर का रिप्रेजेंटेशन है। यानी जब आपको इस तरीके से अगर डिटरमिनेंट दिया है तो हम इस तरीके से को फैक्टर है। A11 का मतलब है कि आप इसको जब छोड़ रहे हैं और इसको छोड़ रहे हैं तो इसका जो वैल्यू इससे इंटू करके इसका इंटू करके माइनस कर रहे हैं ना, ये आपका वैल्यू हो रहा है, समझ गए। इसी तरीके से इसका अगर करेंगे तो इसको छोड़ेंगे, फिर इसको छोड़ेंगे तो इसका इंटू इसका इंटू करके जो वैल्यू लिखेंगे A12 होगा। तो यही वैल्यू आप डिटरमिनेंट्स के करके कर रहे हैं यहाँ पर, समझ गए। तो ये क्या है, ये आपका को फैक्टर है, ये क्या है, को फैक्टर है। यानी अब यहां पर देखिए जब आपको A11 निकालना है, A11 निकालना है, तो A11 का मतलब है कि हम इसका को फैक्टर लिखना चाहते हैं। तो को फैक्टर का मतलब होगा कि -1 I + j और इंटू M11। अब देखिए यहाँ पर A11 होगा, तो यहाँ पर I और J ऑलरेडी जानते हैं, रो और कॉलम होता है। M11 का मतलब क्या हुआ, साइन वगैरह मत देखिए, A11 में ये लिखेंगे, इसको छोड़ेंगे, साइन वगैरह का डिफरेंस समझा रहे हैं कि कहां पर, यहाँ पर देखिए यहाँ माइनस हो रहा है, यहाँ पर प्लस में लिखे, यहाँ पर भी प्लस में लिखे। देखिए A11 में क्या होगा, -1 1 + 1, M11 का मतलब यही हुआ आपका, तो इसका इंटू करेंगे तो ये वैल्यू प्लस में आएगा। फिर यहाँ पर भी देखिए 12 का, अगर 12 का निकालना होगा तो देखिए -1 1 + 2 और M12 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए A12 इक्वल टू -1, वो -1 के पर ऑर्डर आता है तो क्या होता है, माइनस होता है, तो M12। तो यहाँ पर देखिए A12 M12 क्या है, यहाँ पर वैल्यू में डिफरेंस है, वैल्यू में डिफरेंस नहीं, साइन में डिफरेंस है, तो यही साइन में ही डिफरेंस होता है। तो कहने का मतलब क्या है, अब 13 का अगर लिखते हैं, अगर आप A13 का लिखते हैं, A13 को फैक्टर निकालते तो आप लिखते -1 1 + 3 और M30 लिखते। M13 का मतलब समझ रहे कि नहीं, M13 का मतलब इसको छोड़ दीजिए, समझ गया ना। तो ये M13 हो गया, यानी माइनर डिटरमिनेंट होगा। हम माइनर डिटरमिनेंट के साथ साइन लगा देते हैं तो ये को फैक्टर होता है। तो इस तरीके से हम A13 कैसे निकालेंगे, देखिए -1 1 + 3 4 हो जाएगा M13। अब A13 = M13, तो इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए माइनर डिटरमिनेंट और को फैक्टर सेम है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए आप जो एलिमेंट लिखेंगे उसका को फैक्टर का इंटू करके सम कर देंगे। फिर से एक बार समझा देते हैं आपको, जैसे देखिए आगे पढ़ेंगे, जब आप एडजॉइंट मैट्रिक्स वगैरह पढ़ेंगे तो वहां को फैक्टर और माइनर वगैरह आपको समझाया जाएगा, समझ गए ना। चलिए देखिए, अब एडजॉइंट मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स में टॉपिक है, उसमें हम एडजॉइंट कैसे बनाते हैं किसी मैट्रिक्स को लेकर, तो वहां पर आपको माइनर को फैक्टर समझना है, ठीक। यहाँ पर सिर्फ क्या है ना कि आपको एक डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है। अब डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए हम कहीं ना कहीं वहां को फैक्टर का इंटू करके ही निकालते हैं, इसीलिए हम बात कर दिए। जैसे देखिए यहाँ पर अब कोई आप डिटरमिनेंट लेट कर लेते हैं, जैसे देखिए
ये। अब इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए हम मान लीजिए हम C1 के लॉन्ग करते हैं, C1 के लॉन्ग हम एक्सपेंशन करना चाहते हैं डिटरमिनेंट के वैल्यू निकालने के लिए। तो क्या करेंगे, डिटरमिनेंट के वैल्यू निकालने के लिए देखिए डिटरमिनेंट का ये सिंबल होता है इस तरीके से, यानी हम क्या करेंगे 1, देखिए C1 इसमें है, ये C1 है तो 1 का क्या लिखेंगे। अब देखिए इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको तो 1135 ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 11 है तो 11 का क्या आएगा, प्लस में आएगा, समझ गया ना। क्योंकि इस बात को ध्यान देना है, aij इक्वल टू aij -1 i प्लस j इंटू mij, समझ गया ना। mij क्या है, ये माइनर डिटर्मिनेंट है, माइनर डिटर्मिनेंट है। आई जे का मतलब है 1 1, मान लीजिए आई 1 होगा, जे 1 होगा तो ए 11 होगा, ये आपको कोफैक्टर के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। एम 11 का मतलब हुआ कि इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, एम 11 हो गया। एम 11 का मतलब है कि उसका एक डिटर्मिनेंट है, माइनर डिटर्मिनेंट है, समझ गए कि नहीं। तो यानी ए 11 -1 1 + 1 एम 11, ये बात है। एम 11 कैसे लिखेंगे, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, 1135 ये माइनर डिटर्मिनेंट लिखे हैं। और साइन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए -1 के पावर 2 हो जाएगा, एम 11 हो जाएगा, तो ये प्लस में हो जाएगा एम 11, तो यहाँ पर देखिए प्लस ही में आ रहा है, समझ गया ना। अब इसको देखिए ये कौन से जगह पर है, कौन से एलिमेंट का पोजीशन बता रहा है यहाँ पर, 11 12 13 21, और 21 निकालना है तो 21 -1 2 + 1 और एम 21, ये देखिए साइन में डिफरेंस आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, अब 0 का लिखेंगे तो -0 लिखेंगे। अब इसका माइनर डिटरमिनेंट कैसे लिखेंगे, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, तो क्या लिखेंगे 2135 लिखेंगे, समझ गया ना। फिर इसके आगे देखिए अब 4 का है तो ये कौन सा है, 31 पोजीशन है, तो 31 के लिए कैसे करेंगे, ए 31 तो -1 3 + 1 और एम 31। अब यहाँ पर देखिए साइन प्लस में आ रहा है तो ए 31 और एम 31 सेम आएगा, यानी यहाँ पर माइनर डिटर्मिनेंट और कोफैक्टर सेम होगा। तो यानी सिर्फ इसका आपको कोफैक्टर समझिए या माइनर डिटर्मिनेंट समझिए। तो 4 का आप लिख दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, तो 2 1 और 3 3। अब इसका इंटू कर दीजिए, इसका इंटू करके आप डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लीजिए। तो इस तरीके से हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, यानी माइनर और कोफैक्टर में डिफरेंस समझ में आ रहा है। देखिए कोफैक्टर निकालना हो तो इस बात को ध्यान देना है, माइनर निकालने के लिए क्या करना है, किसी का लिखना है तो उसको छोड़ दीजिए, जो एलिमेंट का लिखना है माइनर डिटर्मिनेंट जिस रो में पड़ता है, जिस कॉलम में पड़ता है उसको छोड़ दीजिए, जो बचेगा वो एक डिटर्मिनेंट बचेगा, समझ गए। इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए 1 ये कितना जाएगा 5 - 3, ये 0 ये कितना जाएगा 10 - 3, ये 4 ये हो जाएगा 6 - 3। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए 2, अब यहाँ पर कितना जाएगा -7 और ये -21 सॉरी 12 कितना आ जाएगा -12 सॉरी ये कितना आ जाएगा 6 - 3 4 8 हो जाएगा, ठीक। 1 मिनट रुकिए, फिर से कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए 1 ये 5 - 3 ये 0, ये तो देखिए 10 - 3 ये 4 ये 6 - 3 ये तो 0 हो गया, ठीक है। ये 2 × 1 2 और ये हो जाएगा 4 × 3 तो ये हो जाएगा 2 + 12 ये आ जाएगा 14। तो ये आप इस तरीके से डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे, समझ गया ना। तो कहने का मतलब है कि आप इसका क्या कर रहे हैं, फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि इसका आप कोफैक्टर लिख रहे हैं, इसका आप कोफैक्टर और इसका भी आप कोफैक्टर लिखकर आप सम करके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। आगे पढ़ेंगे कोफैक्टर और माइनर डिटर्मिनेंट क्या होता है, यानी जितने डिटर्मिनेंट में एलिमेंट होते हैं उनका एक अपना एक माइनर डिटर्मिनेंट होता है, उतना कोफैक्टर होता है, समझ गया ना। इस तरीके से होता है।